आम बजट 2014 में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिला खास? क्या ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या इस बजट से पूरा होगा आपके घर का सपना? आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। आम बजट 2014 से रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। पिछले एक साल से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा था। मोदी सरकार के पहले आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। इसमें सबसे अहम ये है कि सरकार अपने पायलट प्रोजेक्ट सबके लिए घर को अब एफडीआई के जरिए अंजाम देने की कोशिश करेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बुरे टाइम से निकल रहा था। बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे ख्याल से इस बजट में एक पहला कदम लिया है कि हर एक आम आदमी को घर 2022 तक जो उन्होंने बजट अपना डिक्लेरेशन किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसके लिए और 100 स्मार्ट सिटीज के लिए पहला कदम उठाया है जो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में है। बजट में सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कम कीमत के घरों के निर्माण में एफडीआई की अनुमति दी गई है। सरकार की ये पहल कम आय वर्ग वालों को उनके सपनों का आशियाना पाने में मदद करेगी। जानकारों की माने तो ये रकम सस्ते घरों की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। हाल ही में एसोचैम ने अपनी रिपोर्ट में करीब 2 करोड़ 5 लाख घरों की कमी की बात कही थी, जिसमें 90% घर कम आय वर्ग को चाहिए। इस रकम से सभी को घर देने के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की कोशिश करेगी ताकि समय और गुणवत्ता के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। इस समय यूरोप और अमेरिका में 70 से 80% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है, तो हमें तो कम से कम और 80 साल लग जाएंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस ढंग से हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा क्या कहना है कि अगले 50 साल तक ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और उसको यदि जीनियनली उस लेवल पे पहुंचना है तो एफडीआई के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इसको बहुत अच्छा वेलकम स्टेप समझता हूँ और इसकी बहुत दिनों से जरूरत थी। मुझे ये समझ में नहीं आया अब तक की गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रही थी, वो किस बात से डर रही थी। बजट में नेशनल हाउसिंग बैंक को 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि कम आय वर्ग को सस्ते दर पर होम लोन मिल सके। इसका असर आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। कम ब्याज दर पर होम लोन मिलने से घर खरीदारों की संख्या में इजाफा होगा। बजट में पीपीपी मॉडल के जरिए कम से कम 500 आदर्श सिटी बनाने की घोषणा की गई है। देश भर में 500 मॉडर्न शहर विकसित करने की योजना है। शहरी विकास मिशन के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने इस बजट में RITS ट्रस्ट पर टैक्स छूट देने को कहा है। ये रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सबसे कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। फंड की कमी से जूझ रहे इस सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस ट्रस्ट पर टैक्स छूट मिलने से छोटे निवेशक भी रियल एस्टेट में निवेश का मौका पा सकेंगे। विदेशी निवेशक भी इस ट्रस्ट के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर पाएंगे। इसका फायदा डेवलपर्स के साथ घर खरीदार को भी मिलेगा। प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं घर खरीदार को समय पर उनका घर मिलेगा। जैसा कि 2 चीज पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है कि जिसमें बाहर से और पैसा आएगा और ये लोग जो अभी इस समय रियल एस्टेट सिर्फ बैंकों पर डिपेंडेंट है वो उस पर नहीं रहेंगे, हमें इजीली फंड अवेलेबल होगा। ग्रामीण इलाकों में आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़े शहरों के आसपास 100 नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 7,060 करोड़ रुपए भी बजट में आवंटित किए गए हैं। नंबर 2, उन्होंने 100 शहर स्मार्ट सिटी जिसके लिए 7,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि जिसका अर्बनाइजेशन एक प्लान अर्बनाइजेशन का शुरुआत होगी और इट विल सेट द बॉल रोलिंग। पीपीपी मॉडल से टियर 2 और 3 शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण होगा।
अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये मॉडल कितना सफल होगा, क्योंकि निवेशक छोटे शहरों में पैसा लगाने से कतराएंगे। यदि ये योजना सफल हुई तो इसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा। छोटे शहरों में निवेश आने से विकास तेजी से होगा। कनेक्टिविटी अच्छी होने से शहर की तस्वीर बदलेगी। डेवलप हो रहे एयरपोर्ट के आसपास नए शहर डेवलप हो सकते हैं। इससे इन छोटे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होगा। मोदी सरकार के पहले बजट में पिछले काफी समय से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत देने के लिए काफी सारी घोषणाएं की गई हैं। अब ये देखना गौरतलब होगा कि आम बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की जो उम्मीदें थी, उस पर मोदी सरकार का ये पहला आम बजट कितना खरा उतरता है। सपन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वित्त मंत्री ने दी है होम लोन दाताओं को टैक्स में छूट। अब होम लोन के ब्याज पर आप ले सकते हैं 2 लाख तक की छूट। मोदी सरकार को भारी बहुमत से जीत दिलाने के बाद देश की जनता की निगाहें मोदी सरकार के पहले आम बजट पर टिकी थी। घर का सपना संजोए बैठे लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार उनके सपने को पूरा करने के लिए बजट में कुछ खास ऐलान करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में होम लोन के ब्याज पर ATC के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 रूपए बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। इससे पहले होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट 1.5 लाख रूपए थी। उन्होंने एक कॉमन मैन को लोन, जो होम लोन है, उसमें वह 1.5 लाख की जो लिमिट थी उसको 2 लाख किया है। इससे निश्चित लोगों की महत्वाकांक्षा घर को खरीदने के लिए बढ़ेगी। इससे पहले अटल सरकार ने ही अपने कार्यकाल में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को 30,000 से बढ़ाकर 1,50,000 किया था। लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही थी, जबकि होम लोन पर ब्याज बढ़ता जा रहा था, जिससे लोगों पर EMI का बोझ बढ़ता जा रहा था। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। पहली बात तो जो इंटरेस्ट के ऊपर जो छूट उन्होंने बढ़त दिया है, 1.5 लाख से 2 लाख किया है, वो अच्छी बात है। उससे काफी लोगों का फायदा हो सकता है। हमको पता है कि ये लिमिट भी बहुत कम है, लेकिन मुंबई में आजकल घर लेना बहुत कॉस्टली हो गया है। फिर भी जो कुछ उन्होंने स्टेप लिया है वो अच्छा स्टेप है। हम तो चाहते हैं कि इससे और भी थोड़ा ज्यादा छूट दे देंगे तो काफी फायदा हो जाएगा कॉमन मैन का। पिछले काफी समय से सुस्त पड़े रियल एस्टेट मार्केट को भी मोदी सरकार के बजट से ढेरों उम्मीदें थी। आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें और महंगे लोन के चलते पिछले काफी वक्त से लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने से बच रहे थे। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि होम लोन के ब्याज में छूट मिलने के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर में नया जोश देखने को मिलेगा। साथ ही लोग अब रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा निवेश करेंगे, जिससे आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में बूम देखने को मिल सकता है। सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2013 में प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों की एक रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक 2013 में प्रॉपर्टी से जुड़े सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले साल प्रॉपर्टी से जुड़े कुल 181 मामले सामने आए। वहीं दिल्ली के बाद दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। 2013 में महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी से जुड़े 176 आपराधिक मामले सामने आए। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक दिल्ली में होने वाले अपराधों में से 30% केस रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही बुजुर्गों के लिए सर्विस अपार्टमेंट बनाने की योजना तैयार कर रही है। इस योजना में DDA बुजुर्गों को कम कीमत पर जीवन भर के लिए सर्विस अपार्टमेंट किराए पर उपलब्ध करवाएगी। बुजुर्गों के लिए अपार्टमेंट में किचन, कैंटीन, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के साथ साथ मनोरंजन केंद्र भी बनाया जाएगा। सोसाइटी के अंदर घूमने के लिए बैटरी कार की सुविधा भी होगी। DDA इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में 5,000 घर बनाए जाने का अनुमान है। साथ ही फ्लैट आवंटित करने के लिए आवास योजना के तहत ही स्कीम निकाली जाएगी। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट गौरव यादव। गौरव, प्रॉपर्टी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं मोहन बग्गा, दिल्ली से हैं जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं किराए पे मकान है मेरा, मैं अपना मकान लेना चाहता हूँ। मेरा बजट 40-50 तक है
और मैं देख के आया था, कुंडली देख के आया था और मुझे आइडिया दीजिए मैं किस साइड मकान लूँ और मैं किराए से बच सकूँ। मोहन जी देखिए, जो आपका बजट है 40 से 50 लाख रुपए का, इसमें हमारी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं, ज्यादा ऑप्शंस बचती नहीं है। लेकिन अगर आपका 40 से 50 लाख का बजट है तो द्वारका के पास जो पालम इलाका है वहां पे आपको बिल्डर फ्लोर मिल सकते हैं 3 BHK के करीब। ऐसे ही अगर आप मालेनगर के पास का जो इलाका है खिड़की एक्सटेंशन का, वहां पे भी आपको बिल्डर फ्लोर वगैरह मिल सकते हैं, या तो पूरा का पूरा एक फ्लोर ले लिया, या आजकल एक फ्लोर के ऊपर 2 से 3 अपार्टमेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप चाहें तो 2 अपार्टमेंट छोटे छोटे ले लिए 2 BHK के, तो इतना के करीब का आपका अगर है, और अगर आप 2-4 लाख रुपए 5 लाख तक और बढ़ा सकते हैं तो आपको लगभग एक फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं इस बजट के अंदर। और अगर आपको एक ही लेना है तो उसके अंदर आप एक थोड़ा सा बड़ा साइज का 3 BHK आप आराम से ले सकते हैं, जिसमें बालकनी होगी, एक्सक्लूसिव बाथरूम्स होंगे और एक गैलरी भी मिलेगी। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अजय है पटना से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? पटना में काफी सारी डेवलपमेंट आज की डेट में हो रही है, तो 50 से 60 लाख रुपए के आसपास अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो या अपने घर रहने के लिए घर चाहिए हो, तो किस जगह पे लिया जाए, किस जगह इन्वेस्टमेंट करा जाए? अजय जी देखिए, आपके पास अगर आपका बजट है 50 से 60 लाख रुपए तो आप 2-3 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है बेले रोड पे, जहां पे लगभग जो रेट है वो है 3150 से 3400 रुपए पर स्क्वायर फीट का। वहां पे जय मां डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है भवानी सिटी, अब वहां पे इस रेंज के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे ही आपको दानापुर के अंदर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जहां पे रेट लगभग 2750 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। वहां पर DPM इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग का प्रोजेक्ट है धनराज विला, वो भी आपके इस बजट के अंदर एकदम फिट बैठता है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं मोहन है पटना से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? पटना में हम ये देख रहे हैं कि किसी की कुछ कमर्शियल हमें इन्वेस्ट करना हो, लाइक ये पैसा है 30 से 50 लाख के बीच में, और कमर्शियल शॉप देखनी हो, लाइक आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मॉल में होती है, पेस्ट्री शॉप वगैरह होती है, और उस सारी शॉप में कुछ इन्वेस्टमेंट करा जाए पटना के अंदर तो कैसा रहेगा? मोहन जी, जो आपका बजट है इसके अंदर आप 2-3 जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जैसे सोनपुर के अंदर, जहां पे प्रॉपर्टी लगभग 10-10.5 लाख से कमर्शियल प्रॉपर्टी 10-10.5 लाख से 70 लाख तक के बीच में आप खरीद सकते हैं। वहां पे एक रैशनल इंफ्रा जो डेवलपर है उसका प्रोजेक्ट है रैशनल इंफ्रा गार्डन सिटी, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप खगौल रोड में कर सकते हैं, वहां पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेट है आप 25 25 लाख से लेके 6.5 करोड़ रुपए तक जाता है। तो वहां पे एक डेवलपर है लखन होम्स, उसका एक प्रोजेक्ट है वहां पे लखन कैंपस के नाम से, तो आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला ईमेल हमें भेजा है आरती है दिल्ली से। ये जानना चाहती हैं कि रहने के लिए नोएडा में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में 4 BHK फ्लैट चाहिए जो पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से नजदीक हो। आरती जी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा नोएडा दूर पड़ जाता है पटपड़गंज एरिया से, और यहाँ पे अगर आप एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट लेना चाहेंगे तो सेक्टर 15 या सेक्टर 11 या 12 के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। थोड़ी सी यहाँ महंगी मिलेगी, लगभग 2 से 2.25 करोड़ के करीब। और अगर आप थोड़ा सा अगर वैशाली या कौशाम्बी की तरफ जाएंगे, वहां पे आपको एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट एक टेंटेटिव जो उसकी रेंज है वहां पे लेने की लगभग 70-75 लाख से लेके 1-1.25 करोड़ तक आपको वहां पे 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। दुबई में इस समय दुनिया के सबसे बड़े मॉल ऑफ द वर्ल्ड को बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आइए देख लेते हैं कैसा होगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। इस समय दुनिया के सबसे बड़े मॉल का रुतबा चीन के न्यू साउथ चाइना मॉल को हासिल है, लेकिन जल्द ही दुबई में बनने वाला मॉल इस रुतबे को अपने नाम करने वाला है।
इस समय दुबई में दुनिया के सबसे बड़े मॉल को बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मॉल को मॉल ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया गया है। ये मॉल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। संयुक्त अरब अमीरात के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने मॉल की योजना की जानकारी दी। इसके मुताबिक इस मॉल को करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर के एरिया में बनाया जाएगा। इस मॉल में थीम पार्क, फिल्म थिएटर, मेडिकल सुविधाओं के साथ ही 100 होटल और 20,000 कमरों के बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। मॉल में पैदल चलने के लिए 7 किलोमीटर लंबा रास्ता भी बनाया जाएगा। इस रास्ते की खासियत यह है कि गर्मी के समय इस रास्ते को एक गुंबद से कवर किया जाएगा। साथ ही एसी के इस्तेमाल से इसे ठंडा रखा जाएगा। वहीं सर्दियों में लोगों को धूप का आनंद लेने के लिए इस गुंबद को ऊपर से खोला जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर और शेयर बाजार में तेजी लाने के लिए 18 महीने पहले लाया गया था, लेकिन अभी तक इसे बनाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अमीरात शासक द्वारा की गई इस घोषणा के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसकी लागत और इसके बनने में कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@badnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।